चित्रकला और साहित्य में सबसे पहले मेरे पास चित्रकला ने जन्म लिया। क्या लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक प्रतिनिधि बनाकर विश्वास करके इस संसार में भेजा हुआ है। जो आपको बहुत समझता था, आपके साहित्य को समझता था, आपको इंस्पायर करता था, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता, ऐसा कौन था आपके साथ? दादाजी ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे अच्छी तरह से समझते थे और मेरी भावनाओं की कदर करते हैं। ये जो व्यक्तित्व बना है, महान व्यक्तित्व, बड़ा बृहद व्यक्तित्व बना है, ये कहीं नहीं, मतलब इसका कोई संघर्ष के कारण तो नहीं है, या फिर मतलब इसे क्या मानती हैं? तो मैंने बाबूजी से बोल दिया था जितना भी खर्चा लगेगा मेरे ऊपर शादी करने में, आप मुझे पढ़ा दीजिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ख्याति प्राप्त करना चाहती हूँ। जहाँ भी गई तो ये पेंटिंग नहीं छोड़ा है। कदम निरंतर चलते हैं जिनके, श्रम जिनका अविराम है, जीत सुनिश्चित होती है उनकी, घोषित ये परिणाम है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा बहार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कार्यक्रम जिसका नाम है लोकतंत्र की बुनियाद। हम अपने कार्यक्रम के द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे एक मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे विशिष्ट लोगों से आपसे मिलवाने की कोशिश करते हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मिलवाने जा रही हूँ बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय गंगा स्वेदी मैम जी से, जो चेतना संरक्षण प्रतिष्ठान की प्रेसिडेंट हैं, मंकालू टेलीविज़न विराटनगर की फाउंडर हैं, नेपाली साहित्य क्षेत्र में जिनकी दर्जनों से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और साथ ही साथ चित्रकला के क्षेत्र में जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत अपनी एक पहचान बनाई है। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप बहुत खुशी हो रही है कि आपका सानिध्य मिल रहा है, आपसे बातचीत करने का हमें अवसर मिल रहा है। सबसे पहले मैं साहित्य के बारे में और आपकी चित्रकला के फाइन आर्ट के बारे में जानना चाहूँगी। आपके अंदर जो साहित्य है, आपके अंदर जो कला है, वो कहाँ से उसका प्रादुर्भाव हुआ? मतलब ये बाय बर्थ था, जिस अनुवांशिक था, या फिर आप कहीं से प्रेरित हो कि आपने इतना साहित्य रचा? आपकी पुस्तकें 1 दर्जन से अधिक प्रकाशित हो चुकी हैं, आपने चित्रकला के क्षेत्र में इतना काम किया है, कैसे हुआ इतना ज्ञान का विस्तार हुआ आपका? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें ये अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। चित्रकला और साहित्य में सबसे पहले मेरे पास चित्रकला ने जन्म लिया। जब मैं छोटी थी, स्कूल में जाती आती थी, तो रास्ते में मैं हर पत्ते से तिनका से बात करती हुई चलती थी। तो मुझे लगता था उसका भी अस्तित्व है, और सुंदर जीवन को समृद्ध बनाने वाला कोई नहीं, वो है ईश्वर। और ईश्वर ने ये चेतना हर एक व्यक्ति के पास दिया हुआ है कि प्रकृति के माध्यम से उसको समझ सके, उसको अपने ऊपर ग्रहण कर सकें। ऐसा लगता था बच्चे में, जब मैं 5-6 साल की थी तब ऐसे आती थी। तो मुझे क्या लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक प्रतिनिधि बनाकर विश्वास करके इस संसार में भेजा हुआ है, और मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनके विश्वास को विश्वास दे सकूँ, विश्वास कर सकूँ, ऐसा लगता है। तो इस तरह से सोचने पर मुझे लगता है ये दोनों क्षेत्र के लिए उन्होंने मुझे जन्म दिया, इस संसार में लाया है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और गॉड गिफ्टेड है, ऐसा लगता है मुझे। एक और प्रश्न मैं जोड़ना चाहूँगी आपके चित्रकला के क्षेत्र में। मैंने आपकी चित्रकला देखी है, बहुत सुंदर होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसमें कहानी होती है, ऐसे नहीं कुछ भी मतलब पेंटिंग कर दिया, कुछ भी ऐसे कर दिया, उसमें कहानी होती है। ये कहाँ से इंस्पायर, क्या ये साहित्य से रिलेटेड होता है, या फिर आप कहीं से देख के इंस्पायर होती हैं? नहीं, साहित्य से रिलेटेड होता है। जो जीवन का अस्तित्व बोध जो होता है, उसमें जो यथार्थ भाव होता है, उसको मैं अपने चित्रकला में अभिव्यक्त करती हूँ। तो चित्रकला में साहित्य और साहित्य को चित्रकला में ले जा सकती हूँ मैं। यानी चित्रकला आपके लिए, चित्रकला और साहित्य आपके लिए पूरक हैं एक दूसरे के, उनके बिना आपको लगता है कि दूसरे के पूरक आपकी नज़र में? बहुत शानदार। और एक प्रश्न मैं ये भी जानना चाहूँगी कि
अक्सर हम अपने घर में, परिवार में या फिर बचपन में बहुत किसी से बहुत क्लोज होते हैं, ऐसा लगता है कि हमें ये समझता है, क्योंकि साहित्य क्षेत्र के लोग साथ ज़्यादा ये प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझता ही नहीं है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, मायके में या फिर ससुराल पक्ष में कौन था जो आपको बहुत समझता था, आपके साहित्य को समझता था, आपको इंस्पायर करता था, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा कौन था आपके साथ? जो आपने अभी ये जिज्ञासा रखा, तो मुझे अपने ग्रैंडफादर, मेरे बाबूजी के, मेरे पिता के पिता अर्थात दादाजी ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे अच्छी तरह से समझते थे और मेरी भावनाओं की कदर करते थे वो। और ऐसा लगता था कि दादाजी ही मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए एक पूर्ण साध्य हैं, ऐसा लगता था मुझे। आपको समझते थे? हाँ, मुझे समझते थे। और क्या है कि जैसे एक ईश्वर जैसे अपने बच्चे लोग संसार में जो जो अस्तित्व होते हैं उसको लेकर चलते हैं, ईश्वर उसको भावनाओं से प्रेरित करते हैं, उसको संवेदनशील बनाते हैं। तो समझते तो वही है ना, तो मेरे लिए दादाजी थे। अच्छा, आपको जब दादाजी, इतना दादाजी से क्लोज होती थी और आप अपने हर बात शेयर भी करती होंगी दादाजी से, तो फिर दादाजी और आप दादाजी समझते होंगे कि आप आगे चल के बहुत कुछ बड़ा करेंगी। हाँ। तो दादाजी कुछ कहते थे कि तुम डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी, ऐसे बोलते थे, कुछ प्रेरित करते थे कि? लेकिन नहीं, वो नहीं कहते थे। वो उस जमाने में मैं समझती हूँ वो पढ़े लिखे तो नहीं थे। अच्छा। पर अभी सोच रही हूँ कि नहीं, चेतना भी थी। और अभी जो इंजीनियर लोग घर बनाते हैं ना, वो वैसे ही गॉड गिफ्टेड इंजीनियर थे, ऐसा लगता था। मतलब बिना पढ़ाई लिखाई के उनका अभी समझ देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा घर वर देख लिया, बहुत ज़्यादा आदमी लोगों की बातें सुन लिया, तो वो जितना कहते थे बहुत सटीक होता था, बहुत वैल्यूएबल होता था। और वो जितना जो भी चीज़ बनाते, जो परिकल्पना करते थे, वो भी बहुत अच्छा लगता था। अभी सोच रही हूँ कि मैं जब मेरे दादाजी गुजर गए तब मैं 6 साल की थी, 6 साल की थी। तो उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम वकील बनो। समझते तुमको भगवान ने जिसके जो प्रेरणा दी है, जो चेतना दी है, उससे तुम जो बनना चाहो बनो, पर उसमें सक्सेस हो, सक्सेस होना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे बोलते थे। तो मैं जब उसमें ग्राउंड में बैठकर वो होता है ना बालू में चित्र बनाती थी, वो कुछ लिखती थी, देखते थे बहुत सुंदर एक बोलते थे, प्रेरित करते थे, बहुत प्रेरित करते थे। हाँ, ऐसे करते थे। तो उसमें बच्चों को लगता है कि वाह, मैं सच में बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो इस तरह से आगे बढ़ रहा था, पर मैं आगे बढ़ रही थी, तो उनको बहुत गर्व महसूस होता था। मेरी एक पोती पीछे जाके बहुत नाम कमाएगी, बोलते थे। आपने इतना साहित्य रचा और फिर से आपने माँ कालवा टेलीविज़न की आप फाउंडर भी हैं, इतना सब कुछ काम, अपने परिवार को भी आप लेकर बहुत आगे चली, है ना। ऐसे इतना सामान्य तो ना होगा, इतना आसान तो ना होगा, इसके पीछे तो बहुत संघर्ष भरी रातें होंगी, कुछ आंसू भी होंगे और कुछ दर्द भी हुआ होगा, मतलब कुछ तो संघर्ष की कहानी मैं जानना चाहूँगी आपके संघर्ष की। देखिए क्या है कि मैं जब शादी करके घर में गई थी तो घर में कुछ भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का अभाव नहीं था। फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड से क्या बोला कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जितना बाबूजी ने किया है उसका दुगना या चौगुना तक करना पड़ेगा, बच्चे लोगों का वो दायित्व होता है। तो इसी में बैठकर खुश होना, जानता हो, एक जैसे रास्ते में जो लोग चलते हैं या जो जानवर चलते हैं वो भी खाकर वैसे करके चले जाते हैं। तो हमारा जीवन वैसे नहीं है, हम चेतनशील प्राणी हैं। तो हम लोग को ये जो चीज़ें ये सब उन लोगों को छोड़ के, पीछे तो हमारा ही है ना, इसलिए आप इसको छोड़ देना है, हम लोग बाहर जाके संघर्ष करके करना है। अपना घर था, फिर भी हम लोग भाड़े में बैठे, भाड़े में बैठे। तो एक लड़का था, बड़ा बेटा था मेरा, तो वहाँ पे आकर बैठ गए और इतना संघर्ष किया कि MM प्लास्टिक बोल के जो यहाँ था ना, उसके भी फाउंडर थे हम लोग। अब MM प्लास्टिक सुएस पैकोरेल चला रहा है, बेटा है वो भी, वो छोटा था। तो सुबोध पैकोरेल और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके वहाँ पे MM प्लास्टिक चला, बहुत सक्सेस भी हुआ। तो गांव का वातावरण और मेरे जो हस्बैंड थे
वो इंटरमीडिएट पास ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। गांव में तो वैसे ही चलता था ना उस टाइम में। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आज जो बुद्धिमत्ता होती है जिसके अंदर वो हो, वो पढ़े लिखे न हो तो भी कोई बात नहीं, वो उन्नति कर सकता है। सब पढ़े लिखे लोग ही, सब डिग्री होल्डर, डॉक्टर, इंजीनियर ही सफल नहीं होते, उसको सफल नहीं माना जा सकता। इसीलिए जो भी कार्य करना है लगन से करना है, ईमानदारी से करना है, तो हम लोग भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। यही बोल के मैंने उनको इंस्पायर किया। पति को आपने, अपने हस्बैंड को आपने बहुत इंस्पायर किया कि हमें आगे बढ़ना है, अपने परिवार को 4 कदम आगे बढ़ाना है। पर इसका मतलब है कि जब हम लोग कमाने लगे तो हमारे बाबूजी, माता, सास ससुर को और माता जी को उतना ही सम्मान देना है, इससे घटी नहीं देना है। परिवार को लेके चलना है और हम लोगों को देना चाहिए, उन लोगों से लेना नहीं है। यही मैंने बोला तो उन लोगों ने क्या थोड़ा बहुत सोचा, उसके बाद कहते अब एक परिवार, एक बेटा, एक पत्नी को लेकर नई जगह में जाके कुछ करना भी तो पति को तो थोड़ा उसमें मुश्किल ही होगा, हर हस्बैंड का मुश्किल होगा ना। तो एक नई जिंदगी शुरू करना है, वो भी क्या कि घर का कुछ भी नहीं लेना है, अपने दम पे करना है। हाँ, दम पे करना है। तो उन्होंने 2-4 दिन टाइम लिया कि फिर उन्होंने बोला तुम ठीक बोल रही हो। उन्होंने घर के माता पिता और भाई बहन सबको कन्विंस भी कर लिया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आके अपने दम पर किया। बहुत सुंदर, सच में इंस्पायर करने वाली आपकी कहानी है। और उस टाइम में थोड़ा बहुत संघर्ष के टाइम में लेना तो कुछ भी नहीं था, और करना था कड़ी मेहनत करना था। उस टाइम में थोड़ा बहुत आंसू भी आ गए, थोड़ा बहुत हंसी भी आ गई, कोई बात नहीं। ऐसे लगा होगा रात में नींद भी नहीं आ गई, पता नहीं आगे क्या होगा, मैंने जो निर्णय लिया है पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एक भीतर से आवाज आती होगी, क्योंकि सिर्फ सच्चाई के राह पे आप चलते हैं ना, अच्छी राह पे चलते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। ये बात। और क्या है कि मुझे जब भी कोई ऐसी बातें आकर मन को कचटने लगता ना, तो मैं उनको भी बोलती थी, और मैं अपने आप ही समझती थी कि ये हमारे लिए फर्स्ट स्टेप है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इससे दुखी होना नहीं है, इससे इंस्पायर होना है। ये समझती थी, अभी भी वही समझती हूँ। अभी भी हर मुश्किल को मैं इसको ये मुझे कुछ शिक्षा दे रहा है, ये मुझे चलने के लिए पीछे से कुछ हिम्मत बढ़ा रहा है, ऐसा लगता है। मैंने कहीं से सुना है ये बात कि जब आप शादी करके गई अपने घर, अपने ससुराल, तो आपको अपने मायके से बिल्कुल विपरीत माहौल मिला। जहाँ आप एक गिलास पानी तक न उठाती थी, घर का सारा काम करना, फिर पढ़ाई छोड़ने का एक दर्द, अपनों को छोड़ने का दर्द, फिर से जो आपने सपने देखे होंगे बचपन से ही कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, उसको ऐसा लगता हो कभी कभी काम करते करते कि अब सपने टूट जाएंगे, ऐसा महसूस होता होगा कि पता नहीं मैं जो सोच रही हूँ, मैंने जो देखा बचपन से पूरा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। उस पर से एक छोटी, मतलब घर में छोटी होना, सबके अंडर में रहना, सबकी बातें मानना, तो ये सब, इसको क्या मानती हैं? ये आपको जितना आपका जो व्यक्तित्व बना है, महान व्यक्तित्व, बड़ा बृहद व्यक्तित्व बना है, ये कहीं नहीं, मतलब इसका अगर संघर्ष के कारण तो नहीं है, या फिर मतलब से क्या मानती हैं? जब शादी करके गई तो शादी करने का मेरा मन नहीं था। जी। नहीं था, तो मैंने बाबूजी से बोल दिया था जितना भी खर्चा लगेगा मेरे ऊपर शादी करने में, आप मुझे पढ़ा दीजिए और मुझे फाइन आर्ट कॉलेज में डाल दीजिए, फाइन आर्ट कॉलेज में डाल दीजिए। मैं उधर जाना चाहती हूँ, मेरा लक्ष्य वो है, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ख्याति प्राप्त करना चाहती हूँ, ऐसा बोला हुआ था। तो बाबूजी का भी एक मजबूरी क्या हो गया कि वो घर की मेरी बड़ी बहन जो थी वो थोड़ा सुस्त मनस्थिति की थी, तो उन लोगों को कुछ रहर हुआ, उन लोगों को कुछ ख्वाबें देखे उन लोगों ने। चक्कर है कि ऐसा भी सोचा हुआ होगा, जो भी सोच सकते हैं, पर मैंने उन लोगों को वही बोल दिया था। पर उन लोगों ने शादी के लिए एक लड़का भी देखे, सब करे, शादी हो गई ऐसा। तो जब मुझे तो बोला हुआ था ये विराटनगर में ये जाओगी तुम, अच्छा, पर मैं पहुंच गई बेलवारी, गांव में चली गई। वो क्या है कि मेरे सपने से बहुत अलग था, मेरे एम से बहुत अलग इन्वायरमेंट उधर का था। तो जैसे एक पहाड़ में होता है ना, सब लोगों का लवज वैसा ही था, सबका पहलन वही था, अब मेरा वो सपना ही नहीं था, लगा बिल्कुल डिफरेंट, बहुत एकदम डिफरेंट हो गया। जो मैं पेंटिंग करती थी
मैं वहाँ भी पेंटिंग करती थी, लेके गई थी, पर उसको समझने वाला कोई भी नहीं था, ऐसा वातावरण था। पर फिर भी क्या है कि मैंने किसी से कोई शिकायत भी नहीं की, और माँ बाबूजी और घर के लोगों को बहुत प्यार से, बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार से किया, क्योंकि उन लोगों का भी क्या दोष और मेरा भी क्या दोष, कुछ तो नहीं है। अब माँ बाबूजी का भी कोई दोष नहीं है इसमें, वैसे परिस्थिति आ गया था। हाँ, मैं जब SLC पास की हुई थी तो मैं 18-19 साल की थी। आंखों में कितने सारे बड़े बड़े सपने और विपरीत माहौल। हाँ, धीरे धीरे माँ और बाबूजी ने समझना शुरू कर दिए, और सास ससुर ससुर ने पहले तो बहुत दूसरी तरफ से, अब कैसा होता कि दूसरी शादी कर देंगे, ऐसा हुआ ऐसी बात चल रही थी। तो धीरे धीरे समझने लगी कि इस इन्वायरमेंट के नहीं है, ये इसका सपना दूसरा है, इसका क्या, ये सबको प्यार देती है, पर क्या कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर बहू हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनके जैसा ही थोड़ा बनने, हाँ सपोर्ट करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो कभी कुछ किया या बोला तो उसके प्रतिरोध भी करेंगे, पर क्या है, लेकिन अच्छी चीज़ों में अगर आगे बढ़ रही है तो उसको इंस्पायर करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना ही है। बहुत उस जमाने में, आज से 30-40 साल पहले तो इतना, जैसे कि उस टाइम के अभिभावक जो लोग थे वो ऐसा सोचते थे, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अभी बहुत बड़ी बात है। तो इस बात से भी मैं थोड़ा खुश हो गई, और मैं यहाँ आके, पर मैंने जहाँ भी गई तो ये पेंटिंग नहीं छोड़ा है, पेंटिंग तो मैंने। बेलवाड़ी का तो और माहौल ग्रामीण था वहाँ तो, और प्रकृति के आप नज़दीक थी। उसके बाद बच्चा भी था ना साथ में, उसको भी लेते हुए मैंने किया, तो अच्छा ही हुआ, बुरा कुछ नहीं हुआ। नहीं, सब अच्छा ही सब लोग रिस्पेक्टेड हैं, सब लोग सम्मानित हैं, अच्छा लगा। फिर आप विराटनगर आई, साहित्य के क्षेत्र में गई, और फिर उसके बाद से आपने साहित्य को इतना कुछ किया, इतना आगे बढ़ी, चेतना संरक्षण प्रतिष्ठान को लेके आगे बढ़ी, आपके प्रेसिडेंट हैं आप, ये एक बहुत बड़ी बात है, इंस्पायर होने वाली बात है हमने महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए एक। लेकिन जब कोई कामयाबी मिलती है तो हम उसकी चमक दमक को देखते हैं, हम उसके पीछे के दर्द को या फिर अंधेरा को नहीं देखते हैं। तो एक लेडीज़ का तो खैर घर के लोग समझे आपको, आपके पति समझे, आपके बच्चे समझे, आपके सास ससुर भी समझे, कई धीरे सपोर्ट मिलते हैं। लेकिन एक महिला उस टाइम में थी, 40 साल पहले, जब घर से प्रथम पहला कदम निकालती है घर से बाहर, अपने खुद के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए, तो समाज का नज़रिया क्या था और क्या क्या आपको अवरोध आए, मतलब ऐसा महसूस हुआ कि मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, ऐसी वाली भावना? मतलब नहीं, ऐसा है कि मैंने कभी पलट कर नहीं देखा कि मुझे कौन लोग क्या बोलते हैं, कौन पसंद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कौन मेरे पीछे लोग हैं, कोई कौन नहीं लगा हुआ है, ऐसे मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने दम पर और अच्छे के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये तो आता ही रहता है, जो भगवान के सब बातें। पहले कुछ और था, अब ऑब्स्टिकल कुछ और है महिलाओं के लिए, पहले कुछ और ऑब्स्टिकल। हाँ, हमारे टाइम में तो बहुत दिक्कत था। फिर भी मुझे ऐसा लगा, तो मैंने कभी अपने पति से बात नहीं छिपाई, हस्बैंड से बात नहीं छिपाई। हर एक बार से यहाँ जाना है, ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे होता है। मैंने जब उनको ऐसे बोल के मैं जाती थी, तो कभी कभी बाबूजी डांटते थे, शाम होती थी तो मेरे मायके के बाबूजी डांटते थे, तुम रात तक वहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ घर। कभी तो पार्टी शार्टी होता था, कभी कुछ साहित्यिक माहौल होता था, हाँ देर हो जाती है, तो वो बोलते थे, वैसे बोलते थे। पर मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं रोका, और उसी तरह से मेरे बच्चे लोग हरदम सपोर्ट में ही थे। बच्चे लोग भी बहुत प्यारे हैं, वो इतने बुद्धिमान है कि मुझे गर्व होता है कि मैंने के दो बेटा ही मेरे, क्यों मैं ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा बोलती थी वो लोग। आज के टाइम में लेग पुलिंग बहुत होता है, क्या उस टाइम में भी होता था लेग पुलिंग, जब आगे निकलने लगता है कोई? हाँ होता है,
होता था बहुत। तो आपका किस तरह से होता था, मतलब कैसा लगा कि मेरा लेग पुलिंग हो रहा है? ये हो रहा है ऐसा तो लगता था, पर क्या है कि मैं सबकी सुनती थी पर डिसीजन अपने आप लेती थी। अपना ही डिसीजन होता था मेरा, है। इसीलिए समझ ही नहीं पाते थे कि लोग कि क्या डिसीजन क्या करेगी। जैसे उनकी बातों में आ गया और वैसा कर लिया तो दूसरों को अवसर मिल जाता है। पर मुझे क्या लगा कि हरदम अपनी ही अच्छी तरह से सोच समझ के अपना ही करना है, अपने आप ही डिसीजन लेना है, हरदम ऐसा लिया। तो उन लोगों की कुछ बस की बात नहीं थी कि मुझे वहाँ लेग पुलिंग कर ले, पद से आपको डगमगा सके। हाँ, नहीं कर सकते। आपकी बातों से बहुत मैं प्रेरित हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, आपके बारे में जानकर। मैं आपकी कविता सुनने चाहूँगा। मेरी कविता नेपाली में, जी आप सुनाइए। तो इसका शीर्षक है सुन्दैछु आज भोलि। सुन्दैछु आज भोलि। गाउँका गाउँ रित्तिँदैछन्, फर्क्यौँ सोच्दै थिएँ दसैँ मनाउन। सुन्दैछु गाउँका गाउँ रित्तिँदैछन्, फर्क्यौँ सोच्दै थिएँ दसैँ मनाउन। आशीर्वाद दिनेहरू पनि धमाधम सिद्धिँदै रहेछन्। आँसु देख्न पाइँदैन रे आजभोलि मेरो गाउँमा, मुस्कान भेटिँदैन रे आजभोलि मेरो गाउँमा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। अगर आपको नेपाल का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी उपाधि दे दी जाए साहित्य के क्षेत्र में, है ना, तो आप आज के नवंकुर साहित्यकारों के लिए क्या करना चाहेंगे, या फिर कुछ फेरबदल करना चाहेंगी तो क्या करना चाहेंगी? मैं वहाँ पहुँचूँगी और नया जो साहित्यकार या कलाकार या अंकुर आ जाए तो मैं उनसे, कभी उन्होंने सलाह मांगा तो मैं यही बात करना चाहती हूँ कि जितना हो सके हर कृति, हर पुस्तक सपोर्टेबल नहीं होता है, हर पुस्तक पढ़ने के लायक भी नहीं होता है। जो होते हैं वो कालजयी होते हैं, इसलिए उनको अध्ययन करो और उसको इतना अध्ययन करो, इतना डूब कर अध्ययन करो, 1 बार 2 बार 3 बार अध्ययन करो कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है तुम्हारे जीवन और अस्तित्व के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए वो क्या बोल रहा है। उस बोली को सुनो, पढ़ते पढ़ते सुनो, महसूस करो। हाँ, और क्या है कि तुम्हारे भीतर जो अथाह ज्ञान का भंडार भरने लगे तो उसको प्रवाहित करो, बाहर सबको दे दो, क्योंकि ज्ञान छुपा कर रखने वाली चीज़ नहीं है। ज्ञान जितना प्रवाहित करो उतना ही बढ़ेगा, उतना ही रिस्पेक्ट भी मिलेगा। मैं उसको कहना चाहती हूँ। और किसी के अर्चना में, किसी के बस में होकर और किसी के प्रशंसा करके कुछ लेने के हेतु ऐसी रचना मत करो, क्योंकि साहित्य और कला हर विधा से ऊपर है और हर विधा को निर्देशित कर सकता है। ये कहना चाहूँगी। आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है आपने हिंदी के जो हमारे बड़े साहित्यकार होंगे, आपने पढ़ा होगा जरूर। मैं जानना चाहूँगी उनका नाम। मैं प्रेमचंद को याद करूँगी और राधा कृष्णन को भी याद करूँगी और महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन। कार्यक्रम के अंत में है, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका नाम है गंगा और मैंने जाना है आपके बारे में कि आप शिव भक्त हैं। जी। प्राचीन काल से पहले से गंगा जी की बहुत प्यारी, शिव जी की बहुत प्यारी है गंगा, अपने शीश पे विराजते हैं उनको। तो आपका नाम है गंगा भी और आप शिव भक्त भी हैं, तो आपको लगता है ये गॉड गिफ्टेड है या फिर कुछ ऐसा, क्या लगता है आपको? इस पे मतलब बहुत खुशी होती होगी कि मेरा तो शिव जी से बिल्कुल जन्मों जन्मों का नाता, तो आई गॉड 100%। मैं शिव जी पहला मैंने जब पेंटिंग किया उस टाइम में कलर नहीं मिलता था, ये रंग जो वगैरह अभी मिल रहा है ना, ऐसा नहीं मिलता था नेपाल में। और मैं तो धरान में जन्मी हूँ, देवभूमि में जन्मी हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि मैं हल्दी होता है ना, हल्दी का कलर, और हल्दी में नमक डालो तो दूसरा कलर आ जाता है, हल्दी में ये नींबू डालो तो दूसरा कलर आ जाता है, इस तरह से। और जो फूल का जो पात वगैरह होता है ना, पत्ते, उस पत्ते को पीस कर हरा रंग, ऐसा करके मैंने चित्र बनाया था। पहला मैंने चित्र बनाया शिव जी का, जो ध्यान मुद्रा में थे उनको। तो मुझे लगा, मैं बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत खुशी होती है मैं शिव भक्त हो पाई। तो उतना ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई हूँ, पर फिर भी उन्होंने जो मुझे चेतना सौंपा है उसके
जरिए मैं उन तक उनके समीप जा रही हूँ, ऐसा लगता है। आप आज के साहित्यकारों को, आज के कलमकारों को क्या क्या कहना चाहेंगे? माँ ने जब बच्चे को जन्म देती हैं तो जन्म कैसे हुआ ये नहीं पूछी जाती। माँ ने बच्चे को जन्म देना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रकृति का देन है। तो आप तुम स्वतंत्रता मिल रही है तो उस स्वतंत्रता को भी सम्मान दो। इतना उदात्त हो के मत लिखो कि हर चीज़ खुल जाए, हर चीज़ खुला रह जाए। ऐसा अपने आप को भी कुछ बंदिशें दो। क्योंकि जब हम लोग मानते हैं ईश्वर को, जब ईश्वर ने हमें बनाया तो वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। वो जो होता है हमें जो मिल रहा है हम उससे आवाज़ करते हैं कि हमारे ऊपर कोई है जो हमें आशीर्वाद दे रहा है, साथ रह रहा है। हम समझते हैं वो चला रहा है, हम चल रहे हैं, हम वो चला है, हम चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं। तो हर बात दिखाने का, हर बात आगे करेंगे। जैसे मेरी बेटी है, मैंने एक उसको बहनी बोलती थी, तो मैंने उस बहन को क्या बोला कि तुम ऑफिस जाती हो और घर में तुम्हारी बेटी अकेली रहती है, घर में काम करने वाला भी है और वो जवान है, तो जो भी हो सकता है। तुम्हारा बेटा भी है, तो स्कूल जाके आता है, वो तो बेटा है ना। तो बेटी को छोड़ना नहीं छोड़ना है, तुम लेके जाओ या अपने विश्वास पात्र को ही उसको छोड़ के उसके पास छोड़ के जाओ। मैंने उसको बोला तो उन्होंने क्या कहा, जमाना कहाँ पहुँच गया, आप वही को वही है। मुझे ऐसा बोला तो वो ऐसा सोचती है, उसकी बेटी तो नहीं सोचती है ना, उसका भी तो कुछ स्वाभिमान है ना, है ना। उसको बुरा लगता है, वो कह नहीं पाती, वो कह नहीं पाती। कुछ बातें ऐसी होती कि कह नहीं पाती, क्योंकि समाज क्या बोलेगा ये सोचती है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो अभी नए लेखक नए जो आ रहे हैं अथवा अपने समकालीन को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप को एक बंदिश में रखो, बंधन में रखो, एक बाउंड्री में रखो, रखो। क्योंकि हम जब आदमी लोग को, जब व्यक्ति को, जब अस्तित्व को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गया तो वो समुद्र की छाल की तरफ फैलना चाहा। तो उसे कैसे हुआ कि फैलते फैलते उसको अपने आप से डर लगने लगा, क्योंकि वही नहीं फैल रहा था और भी फैल रहे थे। तो उसे डर लगा, तो उसने क्या किया, अपने आप को बांधने के लिए ईश्वर का परिकल्पना किया। तो उसका डर दिखा के अपने आप को उसके बंधन में, उसके परिधि में अपने आप को रखा। तो सबको यही करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी एक बंधन में रहना चाहता है कि अति भक्ति करो। अति भक्ति क्यों करो कि उसको व्यक्ति का आस्थावान बनाए, नैतिकवान बनाए और उसको सत्मार्ग में लेके जाए, ये बोल के उसने वो भी अपने एक परिधि निर्माण किया। तो उसमें उतना शक्ति भरा हुआ है, तो कोई और बनने का उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और पुरुष लोगों को, पुरुष को भी यही सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ, मुझे अपने आप को इस तरह ढालना है कि मैं सोने से भी खड़ा हो जाऊं, मैं हीरे से भी ज़्यादा चमकीला हो जाऊं। उसको ऐसा सोचना चाहिए, सोच कर जाना चाहिए। दूसरों को देखकर वो बड़ा हुआ तो मैं भी उस तरह के हो जाऊं अथवा उस तरह का हो जाऊं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब बड़ा होना है, जब उसका हाइट लेना है तो दूसरों को काट कर नहीं, उससे अच्छे अच्छा होकर हाइट बढ़ाना चाहिए, यही बोलना चाहूँगी। ऐसे ही आप हम लोग को अपने ज्ञान भरी बातों से प्रेरित करते रहें। बहुत अच्छा लगा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी दर्शकों का भी बहुत 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 धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।